welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As we talk, in every system there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We always believe in the economics and the political makers believe that in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. Because if the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome Mr. Dr. Rakesh Prajapati, our esteemed guest from the Samajwadi Party. Dr. Rakesh Prajapati Sahab, namaskar and welcome to the show. Namaskar. Namaskar sir, namaskar. It's heavy rains, Dr. Prajapati Sahab, heavy rains in Mumbai, everything is disrupted. But how is everything in Uttar Pradesh? सब ठीक होगा वहां पर? डॉक्टर प्रजापति जी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है। हल्की मुल्की बारिश है, छोटी मोटी बारिश है, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं है। क्योंकि मुंबई में बारिश का प्रभाव ज्यादा होता है, मानसून भी जल्दी आता है, लेकिन अभी तो मानसून का आया ही नहीं है। ये मानसून से पहले की बारिश है। तो जब अचानक कोई चीजें आती है तो मुंबई का तो ये सीन हर साल देखने को मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है ये 5 जुलाई तक लगातार देखने को मिलेंगे आपके मुंबई में। तो ये बड़े अच्छे लगते हैं सीन। मैं तो लगता है मैं कभी आऊं मुंबई में तो इस पानी में थोड़ा सा मचलगस्ती की जाए। प्लीज आइए, प्लीज वेलकम, वी वेलकम यू, विल बी वेलकम। जैसे बजाज साहब हमेशा बोलते हैं कि यू हैव टू कम, आपको आना चाहिए मुंबई में। प्लीज कम टू द स्टूडियोज आल्सो फॉर टी। Dr. Prajapati Sahab, we'll come back to politics. We come to politics now. India, the 4th largest economy. Prajapati Sahab, India, the 4th largest economy. जापान को ओवरटेक कर दिया है। और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी का तारीफ करते योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, विकास भी और विरासत भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दोनों विकास और विरासत को साथ में लेके चलते इंडिया को उस गौरव प्रदान किए पूरे विश्व में जो मोदी साहब ही कर सकता है। हाउ डू यू सी दैट प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट कैसे देखते हो आप? भारत एक बहुत बड़ी संभावनाओं का देश है, क्योंकि भारत विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 बन चुका है और आर्थिक रूप से चौथे नंबर पर ये आंकड़े दे रहे हैं। अब आंकड़े इनके कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। इनके आंकड़े पर हमेशा संदेह की निगाह रहती है, संदेह से, क्योंकि कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी बताएं आखिर किस तरीके से। फिर भी देश के, जी एक बात बताइए, ये सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी देश के उत्तर प्रदेश का अकेले का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, लगभग जो है 20 करोड़ परिवार आज भी 5 किलो राशन पर डिपेंड क्यों है। आज भी 20 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में क्यों लगते हैं। आज भी 20 करोड़ लोगों को अपने घर पर राशन पैदा नहीं हो रहा है। तो ये आंकड़े कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये तो देखने की बात है, ये समझने की बात है। हाँ, रही बात बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर इनका कोई काम नहीं हो रहा। रही बात अच्छे स्वास्थ्य की, अस्पतालों का बुरा हाल है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कई अस्पतालों के वीडियो शेयर किए थे। जब ये वो वीडियो शेयर किए तो निश्चित ही यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्हें बुरा लग गया और बुरा लग करके फिर वो अपनी जातिगत राजनीति पर आ गए कि अखिलेश जी ब्राह्मण जाति को टारगेट कर लेते हैं। तो इनसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, जब भी कोई आंकड़े दिए जाए तो ये जो है झूठे फरेबी आंकड़े लेकर के चले आते हैं। मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल से के माध्यम से भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे सन 2017 के अंदर, तो उन्होंने पहली कैबिनेट में ये कहा था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर
एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। अभी आप अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक की बात कर रहे थे, फिर भी हमारे यहाँ का बच्चा एमबीएस करने के लिए नेपाल भाग रहा है, फिर भी हमारे यहाँ का बच्चा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, जापान, ना जाने कितने छोटे छोटे, कजाकिस्तान बताइए, एक छोटा सा देश है, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, तंजानिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों पर भाग रहे हैं। काय की कैसे इकोनॉमिक फोर्थ क्लास हो रही है। आप इस देश के अंदर, प्रदीप जी, बड़े शर्म की बात है, आप इस देश के अंदर राशन तो, खाना तो फ्री दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं दे सकते। अगर इतनी ही इकोनॉमी बन गई है तो आज आप देश के बच्चों की सारी शिक्षा फ्री कर दीजिए। आज आप सारे देश की, बुरा हाल है प्राइवेट स्कूलों का, एक एक महीने की, आप तो मुंबई जैसे इकोनॉमिक राजधानी में रहते हैं, तो आपका तो पता नहीं क्या हाल होगा वहां पर। मैं तो यहाँ देख रहा हूं कि पब्लिक स्कूल, छोटे छोटे पब्लिक स्कूलों की फीस 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए महीने है, 5-5 हजार रुपए महीने। बताइए, 5,000 रुपए महीने फीस है, और किसी अभिभावक के 3 या 4 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में कैसे पढ़ा पाएगा? क्योंकि ये तो इनकी आज भी जो है 80% जनसंख्या 5 किलो राशन पर डिपेंड है। तो सुदीप जी, इनके आंकड़ों से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनके आंकड़े किस तरीके के हैं। और रही बात, कोई भी चीज इनके प्रवक्ताओं से कुछ पूछते हैं तो प्रवक्ता सीधे से बात नहीं करते, केवल उसको हिंदू धर्म से जोड़ देंगे, जाति से जोड़ देंगे, और लास्ट में जोड़ देंगे तो हिंदू मुसलमान कर देंगे। अली दारूवाला साहब आए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप कह रहे थे कि अली दारूवाला साहब कुछ अलग किस्म के हैं, आरएसएस के एकदम कट्टर समर्थक, आरएसएस के साथ काम करने वाला, एक समाज को, पूरे समाज को राह दिखाने वाला, आरएसएस के पद चिन्हों पर चल के। दारूवाला साहब, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग प्रदीप सर, गुड इवनिंग प्रजापति जी, नमस्कार। दारूवाला साहब, द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड मेड इट, एंड उन्होंने कसम खाया था व्हेन ही बिकेम थर्ड टर्म, ही सेड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विल बी माय टारगेट, एंड जो बोला वो करके हासिल कर। हाउ डू यू सी इट? वी हैव सरपास्ड जापान, जर्मनी बहुत जल्दी होगा, देन विल बी विद चाइना एंड यूएस, एंड प्रोबब्ली द थर्ड इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया। दारूवाला साहब, we have done wonderful under Prime Minister Modi. प्रदीप सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप सर, द ओपनिंग स्टेटमेंट, सब में पहले मैं प्रजापति जी से ये कहना चाहता हूँ, यूपी के बारे में जो कह रहे थे, यूपी के अंदर गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हुआ, विकास के राह पर यूपी नहीं चल पड़ा है। यहाँ पर मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूँ। एक हमें समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 40-50 साल कांग्रेस का राज था, उसके बाद में नेताजी का राज था, उसके अंदर मुलायम सिंह जी का जो राज था, उसके अंदर केंद्र में जो मुलायम सिंह जी ने काम किया, डिफेंस के अंदर, मैं आज भाजपा का प्रवक्ता रहने के बावजूद मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ, मुलायम सिंह जी का योगदान आर्मी के लिए और इंडिया की जो आर्मी को सक्षम बनाने में उनका जो योगदान है, उन्हें जो वक्त पे शूज, वक्त पे जैकेट, उस वक्त जब कांग्रेस आर्मी को कुछ देने में मानती नहीं थी, वहां पर मुलायम सिंह यादव जी ने उनके खिलाफ जाकर, केंद्र की सरकार के खिलाफ जाकर मुलायम सिंह जी ने ये काम किया है। देखो, राजनीति एक अलग चीज है। जब एक इंसान, एक व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसकी स्तुति करना ये जरूरी है। तो एक बात मैं मुलायम सिंह जी के बारे में कहना चाहता था। पूजनीय मुलायम सिंह जी ने एक काम किया था जिसका हम लोग, सब लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते, मगर बहरहाल उनके जो बेटे हैं वो जो ये नेगेटिव राजनीति के अंदर उलझे हैं, मैं कहता हूँ इतना बड़ा ऑपोजिशन, इतना बड़ा मैंडेट, 33-37 उनके यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधानसभा के अंदर उनके इतने लोग हैं, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मिलके योगी जी का हाथ स्ट्रॉन्ग करके अगर ये उत्तर प्रदेश की विकास के और अगर ये बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की विकास की चर्चा के अंदर अगर योगी जी का हाथ बटाते हैं, तो मैं सोचता हूँ राजनीति से ऊपर चढ़कर और पॉलिटिक्स को प्राधान्य नहीं देते हुए अगर यूपी का विकास, मैं कह सकता हूँ यूपी महाराष्ट्र को पीछे डाल सकता है। मैं आज महाराष्ट्र में बैठ के कह रहा हूँ, इतना बड़ा स्टेट, आज इतने बड़ी वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
और वहां पे जो रिसोर्सेस है, पानी है, वहां पे जो कला और स्किल है, और आप यूपी से जाकर आपके इंडिया में लोग काम करते हैं, जो यूपी के लोग काम करते हैं, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हमारे महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, त्रिपुरा, नेपाल के अंदर उतनी मेहनत और लगन से कोई भी नहीं कर सकता। अगर एक सादा आप एक बाल काटने की दुकान देखो तो हर एक आदमी जौनपुर से, अगर आप ड्राइवर दिल्ली बॉम्बे में देखो तो ड्राइवर सारे उत्तर प्रदेश से। तो इतना मेहनत करने वाला स्टेट इतना पिछड़ा क्यों है? बेशक योगी जी, मैं प्रजापति जी को टोटली कैंसिल नहीं करता, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए, उसको होने में वक्त लगता है। और यूपी के अंदर जो रेजिम था मायावती जी का और कुछ दिनों तक अखिलेश जी का, और उसके पहले तो एकदम अंधकार था कांग्रेस के वक्त में, थोड़ा वक्त लगेगा प्रजापति जी, यकीन मानिए वक्त लगेगा। आपके जैसा समाज, प्रजापति समाज, अगर ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है, आप जैसे, आपके परिवार जैसे, आपके समाज के जैसे लोग अगर ये पार्टी में आके हमारा हाथ को मजबूत करते हैं, तो यूपी इंडिया में नंबर 1 और इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 बनकर रहेगा। प्रजापति साहब, हमेशा दारूवाला साहब आपका जिक्र करते ही करते कि आप जैसे अच्छे आदमी गलत जगह पे हैं, आपको बीजेपी मानना चाहिए ना। यू वांट टू कमेंट ऑन दैट प्रजापति साहब, बिकॉज दारूवाला साहब हर प्रोग्राम में और आपके हर चीज उनको याद है। प्रजापति समाज के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जो वंडरफुल थॉट्स लेके चल रहे हैं, एम्बिशियस लेके चल रहे हैं, हर चीज उनको याद है। प्रजापति साहब। प्रदीप जी, जरा दारूवाला जी से कल एक रिपोर्ट मंगाइएगा बिहार की, इनसे कहिएगा अब राकेश प्रजापति केवल उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था, पटना में, वहां पर मिलर स्कूल है, वहां पर लगभग जो है 50,000 से ज्यादा प्रजापति समाज एक रैली की थी, जिसे नाम दिया था प्रजापति हुंकार रैली। और उसकी वीडियो मैंने राजीव जी को भेजी है, आपका नंबर नहीं है तो दीजिए, राजीव जी के नंबर पर डाली है, वरना वो चला देते, उनके नंबर पर है, अगर चाहें तो आप लोगों से मंगा चलवा सकते हैं, अपने से बोलिएगा, ठीक है। तो दारूवाला जी, अफसोस बताना चाहूंगा मैं, आपकी पार्टी कितना अन्याय कर रही है प्रजापति। सर दुख होता है। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार के अंदर, 243। दारूवाला जी, आंखों में आंसू आ गए थे कल मेरे वहां पर, लेकिन चीखा भी बहुत हूं, दहाड़ा भी बहुत हूं वहां पर। और उस गर्जना के प्रभाव इस 2025 के चुनाव में आपको देखने को भी मिलेगा। 243 सीटों में आज तक बिहार के अंदर एक भी प्रजापति समाज का व्यक्ति विधायक नहीं बना है। क्या दुख की बात नहीं है? आपने एक भी टिकट नहीं दिया है, एक भी टिकट आपने। मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे पूरे आंकड़े आप सर्च मान लीजिए, अपनी टीम से पता करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पता करवा लीजिए, बताइए, आप वादा करवाइए कि 2025 के चुनाव में एक टिकट कम से कम देने का काम करेंगे, कम से कम एक तो टिकट दीजिए, खाता तो खुलवाइए। बताइए, आजादी के 78 साल हो गए, आजादी के 78 साल बाद भी बिहार में आज तक एक प्रजापति समाज को विधायकी का टिकट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्या प्रजापति समाज, और जबकि पिछले 20-22 सालों से 25 साल होने जा रहे हैं नीतीश कुमार को, और हमेशा भाजपा के साथ रह करके सरकार बना रहे हैं, यानी कि वहां पर प्रजापति समाज जो पंडित लगाता है। और मैं आपको और बताऊं दारूवाला जी, प्रदीप जी, बिहार के अंदर प्रजापति समाज पंडित लगाता है। जैसे अगर मैं बिहार का होता तो मेरा नाम होता राकेश पंडित, ठीक है ना, सुरेश पंडित। पंडित होते हुए, क्योंकि राजीव जी तो कहते हैं ब्रह्मा जी की सीधे संतान है, अगर ब्रह्मा जी का पहला मानस पुत्र कोई है तो वो प्रजापति है, पहला मानस पुत्र। यानी कि अगर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानते हैं, अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति मानी जाती है पूरे संसार की, पूरे व्यक्ति की। तो उनका पहला पुत्र प्रजापति था, उसके बाद सारे पुत्र थे। तो आप बताइए, इस प्रजापति समाज को आप ये न्याय दे रहे हैं कि एक टिकट देने का काम नहीं कर रहे हैं। और दारूवाला जी, मैं अभी राजनाथ सिंह जी से मिला था,
पिछले संडे को, पिछले रविवार को, आपको पहले ही बताया था। राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां माटी कला बोर्ड होगा। आज तक बिहार के अंदर माटी कला बोर्ड क्यों नहीं बना? आपकी सरकार है, अभी तो 6 महीने है चुनाव के लिए, आप माटी कला बोर्ड बनवा दीजिए, वहां पर बनवाइए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आरएसएस से काम करते हैं, आरएसएस में काम करते हैं, तो आप बताइए। मेरी कोई भी बात न्याय की होगी, मैं कोई भी बात गलत नहीं कहूंगा। मैं यहाँ बैठ करके डाटा के साथ बैठता हूँ, आंकड़ों के साथ बैठता हूँ। कल की ये रैली, वहां 50,000 लोगों की भीड़ थी और हमने वादा कर दिया है वहां के लोगों से, और वहां के लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो पार्टी अब की बार टिकट नहीं देगी उसका विरोध तो निश्चित रूप से किया जाएगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो इसलिए दारूवाला जी, इस बार बिहार के अंदर अगर आप विरोध नहीं झेलना चाहते हैं प्रजापति समाज का, तो कम से कम 1 टिकट 2 टिकट देने का काम आपकी पार्टी वहां पर करेगी। बट प्रजापति साहब, जो दारूवाला साहब कह रहे हैं बार बार आपको कि यूपी विल टारगेट जो महाराष्ट्र को आगे से आगे जाने का क्षमता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। संत कबीर नगर में योगी आदित्यनाथ जी ने 528 प्रोजेक्ट्स आज ही उद्घाटन किए, फाउंडेशन स्टोन, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1500 करोड़। फिर अमृत स्टेशन, 103 में से 19 अमृत स्टेशन उत्तर प्रदेश। तो ये क्या विकास नहीं है? ये विकास के पद पे जाना नहीं कहते। प्रजापति साहब, आप क्यों उसको देखते नहीं है, ये जो डेवलपमेंट्स है? प्रदीप जी, विकास किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी थे तो प्रदेश के लोगों को फ्री राशन नहीं देते थे, वो प्रदेश के बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप देते थे। अखिलेश जी थे तो बेटियों के लिए साइकिल देते थे। अखिलेश जी थे तो एक कन्या विद्याधन योजना थी, बहुत शानदार योजना थी समाजवादी पार्टी की, कि जो बच्ची हमारी बहन बेटी हमारी इंटर पास हो जाती थी उसे 30,000 रुपए कन्या विद्याधन के रूप में दिया जाता था, जिससे कि अगर वो शादी करना चाहे तो शादी में हो जाए, या आगे चल करके वो पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई कर ले। आगरा एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लोहिया साइकिल पथ, पूरे लखनऊ के अंदर साइकिल चलाने के लिए लोहिया साइकिल पथ बनाने का काम किया। लखनऊ के अंदर पहली, पूरे उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो अगर चलाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, लखनऊ मेट्रो रेल। वर्ल्ड क्लास, पूरे वर्ल्ड क्लास योजना, 100 नंबर जिसे कहते हैं, पूरे भारत के अंदर अगर वर्ल्ड क्लास योजना लागू जो है 100 नंबर लाने का काम पहली बार किसी भारत के अंदर हुआ तो समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। 102 नंबर एम्बुलेंस, 108 नंबर एम्बुलेंस लाने का काम अगर पूरे भारत के अंदर हुआ तो समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ। वुमेन पावर 1090 नंबर लाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। यूपी के अंदर पुलिस का मुख्यालय बनाया गया, एक वर्ल्ड क्लास मुख्यालय बनाया गया जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, वो अगर किसी ने बनाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इकाना स्टेडियम, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक ही स्टेडियम है जहां आईपीएल मैच खेला जा रहा है, वो स्टेडियम अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया। रिकॉर्ड 8 मेडिकल कॉलेज एक पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट कराने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज मेरे जिले में बदायूं में भी है। ये कहते हैं विकास, क्या विकास ये थोड़ी कहते हैं सांडों की रखवाली करो, विकास ये थोड़ी कहते हैं गायों की रखवाली करो, विकास ये थोड़ी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद पर ही चर्चा करो, विकास ये थोड़ी कहते हैं कि जो है लोगों में धर्म की और गंदगी की राजनीति को प्रस्तुत करो। विकास इसे नहीं कहते हैं कि लोग
तत्वों के बीच में नफरत पैदा करने का काम किया जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ करना है तो बच्चों की शिक्षा भी करिए। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी पढ़ा नहीं सकता। आम आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट क्लासों में भेज नहीं सकता। डॉक्टर अली दारूवाला साहब, आई नो यू वांट टू रिस्पॉन्ड। बोलिए दारूवाला साहब, बोलिए। प्रजापति सर का ये जो गिना रहे विकास का जो पूरा आना खाना बता रहे, इसका मैं सराहना करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इनके पार्टी को इतना अच्छा काम, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहने के बावजूद वहां के लोगों ने क्यों नकारा। देखो, ये एक इलेक्शन है, ये इलेक्शन का खेल है, ये एक सत्य है। यहाँ पर अगर मतदान गिरता है, बटन अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो बीजेपी जीतती है, और अगर समाजवादी पार्टी हरी है तो क्यों हरी है, क्यों लॉस हुआ है, इसका इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने करना चाहिए। मैं जो एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते से ये कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ दो बड़े मिस्टेक करे, सिर्फ दो बड़े मिस्टेक। काम बहुत बेहतर किया, मगर मिस्टेक इतने बड़े करे कि वहां की जनता ने इन्हें माफ नहीं किया। सबसे पहले सनातनियों को अनाप शनाप कहना, और सेकेंडली एक विशेष समुदाय के लोगों को सारे भी निकाल लो, तो ऐसा क्यों किया ये तो भगवान ही जानता है। एक एक ज्ञान मतलब क्रिमिनल्स, गुंडे और प्रजापति जी, ये कुछ दो मिस्टेक्स अगर अखिलेश यादव जी इसे सुधारते थे, हिंदुओं को गले लगाते थे, सनातनियों से प्रेम करते थे, तो आज समाजवादी पार्टी की काया उत्तर प्रदेश में अलग होती थी। वही गलती योगी जी ने नहीं करा। योगी जी ने खुला बोला, ये बहुत सरकार है, ये सरकार सनातनियों का सरकार है, उत्तर प्रदेश ये प्रदेश मेरे राज बन के रहेगा, यहाँ पे कुंभ मेला के रहेगा, यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा माता है, जो इतने सालों से गंदगी की है, उसे साफ करने का प्रयास हमने शुरू किया। मैंने नहीं कहा कि हमने किया, प्रयास हमने शुरू किया। माँ गंगा की आशीर्वाद है। पूजनीय राम जी की जो मंदिर का हमने एक शिलान्यास किया, उसकी जो मंदिर का हमने उद्घाटन किया, उनका आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। मतलब मैं एक बात आज डंके की चोट पे कह सकता हूँ, प्रजापति जी की जो 2 लाख के पीछे जो मतदान है, जो प्रजापति समाज है, अके इंडिया में जो प्रजापति समाज देखेंगे तो ये 2 करोड़ के लगभग आसपास है। इनके इतने बड़े नेता है, सनातनियों की विचारधारा से आप जुड़े हैं, आज इतने बड़े चैनल के ऊपर प्रदीप जी को साक्षी मान के, साक्षी रखकर अगर ये अनाउंस करते हैं, मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, जोड़ के आपसे सिर्फ विनती कर सकता हूँ, आज आप जाहिर करिए कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रजापति समाज सरसकट बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा कार्यकर्ता होने के, स्मॉल वर्कर होने के नाते से कह सकता हूँ, आप लोग को न्याय मिलेगा, आपको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लोग को डायरेक्ट इसकी विरासत, इसकी औलाद है, इतने बड़े एक लीनिएज से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे इस देश में हम सबसे बढ़कर लोग के समाज का है, क्योंकि आप लोग ने विकास के अंदर के समाज में यहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं, इतने यहाँ पर जो बड़े बड़े टिम्बर मार्केट है, सैनिटरी वेयर है, फैक्ट्रीज है, सीमेंट के कारखाने हैं, सब इन्हीं परिवारों में है। इतना अगर परिवार ये अगर विकसित भारत बनाने में, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में, शक्तिशाली भारत बनाने में अगर ये समाज भारतीय जनता पार्टी को जोड़ता है, तो मैं कह सकता हूँ 243 सीट्स बिहार के उसको 200 पार करेंगे। तो जो सनातनी धर्म को मानने वाले, पालने वाले, जो के जैसे बड़े बुद्धिजीवी पैसे वाली समाज है, अगर ये भी भारतीय जनता पार्टी को जोड़ती है, तो आज ये जो 3 और 4 नंबर पे है, हम आज वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर बन के रहेंगे। You know, Daruwala Sahab, I want to know, because we will be shortly joined by Asif Faruqi Sahab from the Indian National Congress. Asif Faruqi Sahab, welcome to the show. Namaskar. थैंक यू, नमस्कार सर। You got Ali Daruwala Sahab from the BJP. हमारे दोस्त हो गए अब सर, हम दारूवाला साहब को पहचानने लगे। Dr. Prajapati, Rakesh Prajapati Sahab from Samajwadi Party. नमस्कार। Now, Daruwala Sahab, I want to begin with you. The problem, Indian National Congress, Rahul Gandhi, 4th biggest economy
प्राप्त किया, आपने जापान को पीछे छोड़ दिया, आपने सिर्फ जर्मनी, यूएस और चाइना आगे। मगर फिर भी आज भी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोदी के 11 साल जनता बेहाल, मोदी के 11 साल जनता बेहाल। दारूवाला साहब, ये कभी स्लोगन चेंज होगा कांग्रेस का? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ फारूकी साहब को, ये जानते हैं इनकी मजबूरी है, आज ये कांग्रेस के अंदर ऐसे जकड़ के बैठे हैं। ये जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने इतना बनाया खेल, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पंडित नेहरू जी ने जो ये विकास को, ये भारत को इतने जो आज प्रगति के राह पे लाया, उसे ये एक राहुल गांधी जी ने पूरा 11 साल में ये पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा, फारूकी साहब मैं आपसे कहता हूँ, मेहरबानी करके आप शशि थरूर जी को, यानी कि यहाँ पे कपिल सिब्बल जी है, जयराम रमेश जी है, आप वहां पर आनंद शर्मा जी है, इतने बड़े बड़े नेता है, सलमान खुर्शीद है, वहां पे गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं, जिसकी तुलना ये राजकारण में इसके अंदर कोई इनकी बराबरी, इनके नॉलेज के साथ इनकी तुलना नहीं कर सकता। कांग्रेस ये आत्महत्या क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि बहरहाल मैं तो छोटा कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस के बारे में बोलने वाला कौन है, मगर सर आज इंडिया में तो छोड़ो, वर्ल्ड के अंदर राहुल गांधी जी की जो एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर एक हंसी हो रही है। थोड़ा एक हमारा भारतीय भाई है हमारा, जब उसने ऐसी बात करना है, जो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, जो भी है डिफरेंसेस, समाजवादी में हो, कांग्रेस में हो, शरद पवार जी में हो, जब हम एक इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं ना सर, वहां पे हमें यूनाइटेड फेस बन के जाना चाहिए, ऐसी मेरी राय है सर। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ फारूकी साहब, आप इतने बड़े प्रवक्ता है, अगर आप राहुल गांधी जी के साथ में अगर आप बात करते हो तो ये जे टाइटल देना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा अनाप शनाप बोलना, सर ये शोभा नहीं देता सर। आसिफ फारूकी साहब, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यू कैन हियर मी? फारूकी साहब सुनते हो आप? इंजीनियरिंग प्लीज चेक। फारूकी साहब, कैन यू हियर मी? आवाज बहुत धीरे, बीच में कट कट के आ रही, बोलिए बोलिए। फारूकी साहब, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब पूरे देश दुनिया देख रहे हैं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन ने कांग्रेचुलेट किया, बोले कि क्या जबरदस्त भारत, विकसित भारत के राह पर हम लोग चल रहे हैं। 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, सबको पिछाड़ा, कितने बिलियन, 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्या अभी भी आलोचना करना ठीक है? आलोचना मोदी साहब के 11 साल। अमिताभ बच्चन से इंप्रेस हो गए सर, उन्होंने प्रेस कर दिया तो। हु इज अमिताभ बच्चन? हु इज अमिताभ बच्चन सर? पैसा लेके आप उनसे जो चाहिए बुलवा लीजिए, वो पैसा लेते हैं और वो डायलॉग बोलते हैं। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, अगर उनको इकोनॉमी और इस तरीके से समझ में आती है, पॉलिटिक्स में आए और बात करें। ये इस किस्म के लोग जो पैसे लेके डायलॉग बोलते हैं, उनकी आप यहाँ एग्जाम्पल देते हैं सर। अपने आप जो है चैनल का क्यों वो गिरा रहे हैं? आपका पॉलिटिकल चैनल है सर, पॉलिटिक्स बात कीजिए। 4th बिगेस्ट इकोनॉमी आप अमिताभ बच्चन की वो कर रहे हैं। दूसरी बात, एक अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो रोजाना हमारे प्राइम मिनिस्टर की मजाक उड़ा रहा है और इनकी एक हिम्मत नहीं है उसको बात करने की सर। सीरियस मैटर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वो थर्ड पार्टी वो रोजाना उसकी मजाक बना रहे हैं सर। उनसे पूछिए। मैं दारूवाला साहब से पूछना चाहता हूं कि अमिताभ, ये राहुल गांधी के बारे में तो इन्होंने दिमाग में बिठा लिया है कि वो पूरी दुनिया उनकी हंसाई हो रही है, मालूम नहीं ये कौन हंस रहा है। लेकिन मैं आपको नाम दे रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है रोजाना सुबह उठता है, सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमको बीइंग इंडियन हमको बहुत बुरा लगता है, उसका कोई जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे। और वो आगे बोल रहा है मैंने वॉर ऐसे बंद करवा दिए, उनको बोला धंधा करो। सर हम लोग कुछ भी है, हम लोग के अंदर एक मर्यादा है, एक कल्चर है, एक डिसेंसी है। इंडिया और पाकिस्तान की वार के बीच में हम लोग क्या पैसे ले लेंगे और धंधे कर लेंगे और अपनी आवाज बंद कर लेंगे? हमारे जो इतने नौजवानों की जाने गए उसकी कोई कीमत नहीं है, हम उसकी कीमत लगा देंगे? तो मेरे ख्याल से सर इस किस्म की बातें हम बंद करें। दारूवाला साहब, हमारे को कोई मजबूरी नहीं है, माफ करना, आपको गलतफहमी हो गई है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम अच्छा बुरा समझते हैं, हमको अकल अल्लाह ताला ने दी हुई है। आप लोगों की अकल पे ताले पड़ गए हैं कि इतनी गाली सुनने के बाद भी आप वहीं रह रहे हैं।
आप जिन लोगों के बारे में अच्छा समझ रहे हैं, हमारी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में गए, आपने उनका क्या क्या दिया है हम भी अशर देख रहे हैं, किसको आपने क्या बना दिया है। वहां एक मुसलमान नहीं, आप सबकी बात करते हैं, एक मुसलमान को टिकट नहीं आपने दिया है और आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कैसी बातें कर रहे हैं सर? इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप इसकी बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें डाली किसने है? आज भी उन्होंने बात करने के बाद जो है इंदिरा जी और नेहरू जी इन पे चले जाते हैं। जिस जमाने में इंदिरा जी और नेहरू जी ने इस कंट्री को हाथ में लिया था, उसकी क्या इकोनॉमी थी, आप जाके पढ़ लीजिए। आप लोग को खाली खप सवार हो गया है और आप लोग बिल्कुल नादान बन के इस किस्म की बात ना करें। हम लोग को खूब अच्छे से समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपने छोटी मोटी जनता है उनसे वोट लेके उनको बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन ये देश का आप खोखला करते जा रहे हैं। आप लोगों को जरा भी अकल और शऊर हो तो आप जल्दी से वो कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके की इकोनॉमी आप लोगों के हाथ में दी थी, वो यही सपने थे जिसको हमने देखा था। और आप आज महंगाई को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, डॉलर जिस तरफ जा रहा है, आप उसके ऊपर जवाब दीजिए। इतनी बड़ी ट्रिलियन और ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, आज पूरा इतनी जनता है कि यहाँ पे इतना देश के अंदर सौदा हो रहा है, धंधा हो रहा है, जिसकी बात ट्रम्प कर रहा है और आप लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। आप राहुल जी, इंदिरा जी जो मर गए हमारे, जो जवाब नहीं दे सकते, उनके बारे में आप बात कीजिए। मैं आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आपकी महंगाई के बारे में बोल रहा हूँ, आपके पास क्या जवाब है? मुझको जवाब दीजिए ना सर। दारूवाला साहब, you want to respond to Ali Daruwala? You want to respond? अमिताभ बच्चन पैसा लेके वो उनसे जो चाहिए डायलॉग बुलवा लीजिए। फारूकी साहब, वो एक ट्वीट था, अमंग लाखों करोड़ों लोग ट्वीट किए। ये सब लोग पैसे देके जो काम करने वाले लोग हैं, जो जाके अंबानी के वहाँ हाथ से खाना खिला देंगे, कोई कल्चर नहीं है। पैसे ले लेके इन लोगों ने वहाँ पे ऐसे खाने खिलाए हैं जिसकी मर्यादा भी कुछ नहीं थी सर। वो हमारे जैसे लोग करते तो समझ में आता है सर। आज ये देश के महान लोगों को हम भी गिनते थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमको लग गया कि ये सब लोग जो है पैसे लेके काम करने वाले लोग हैं, डायलॉग बोलने वाले लोग हैं। इनकी कोई ये गिनती नहीं है, इनकी मत कीजिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई एक आदमी था तो वो दिलीप कुमार साहब थे। उन्होंने एक वकार फिल्म के बाहर भी रखा था। मैं इसलिए नहीं कि मैं जानता था, बहुत गरीब थे। अगर उन्होंने इंसानियत और वकार रखा था जिसकी वो कोई वैल्यू कर सकते तो वो दिलीप साहब थे। बाकी ये लोग तो पैसे लेके काम करते हैं और शाहरुख खान ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। साहब हम तो वो पैसे दीजिए और हमसे जो चाहिए वो करवा लीजिए। प्रजापति साहब के नाम पे काम करते हैं। और मैं तो अमिताभ बच्चन से बड़ा शाहरुख खान को आर्टिस्ट मानता हूँ और बड़ा फेमस आदमी मानता हूँ। जब उस आदमी ने ऐसा बोल दिया तो मेरे ख्याल से उसके बाद बात खत्म हो गई। एंड वो बहुत ही एक्सेप्शनल इंसान है सर। वो बहुत ही ओपन बात करता है, जो जिस पे काम करता है उसको एक्सेप्ट करता है, और जो हकीकत है कि बोले हम हैं हकीकत में ये काम करने वाले, हम खाते हैं इसी का, एक्सेप्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन वगैरह की क्या है, कौन सी वो पैसे लेके काम करने वाले, ऊपर से आज उनकी इकोनॉमी पे उनको क्या मालूम है सर। इकोनॉमी पे उनको शुगर की बीमारी और वहां पे दूसरे इकोनॉमी पे भी बात किया, अग्निवीर पे भी बात किया। मैं बाद में आता हूं आपके पास। राकेश प्रजापति साहब, इकोनॉमी एक तरफ, जैसे दारुवाला साहब ने कहा, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, सुपर पावर, हमने अपने इकोनॉमिक मसल फ्लेक्स किए। बट जब आप जो हमेशा प्रजापति और पिछड़े समाज के बात करते हो, वन क्राइम डॉक्टर प्रजापति साहब इज कमिटेड एवरी ऑन अ दलित एवरी 18 minutes. Every 18 minutes, one crime is committed against a Dalit. 13 Dalits murdered every week. 27 atrocities against Dalits every day. 10 Dalit women raped every day. No, ये statistics very frightening and disheartening है, Dr. Prajapati साहब। प्रदीप जी कहाँ से लेके आए हैं ये आंकड़े? ये बजा साहब ने ये दारूवाला जी को तो परेशान कर देंगे। नहीं, ये दारूवाला जी को तो परेशान कर देंगे। मुझे तो ये आंकड़े पता है, लेकिन दारूवाला जी को परेशानी हो जाएगी इन आंकड़ों से। मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं कि एनसीआरबी के डाटा है ये। एनसीआरबी का डाटा के अनुसार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए नाम दिया है, उस पीडीए पर क्राइम का रेशियो 200% ज्यादा हो गया है। 200%। पहले घटनाएं 2 हुआ करती थी, तो आज घटनाएं सीधे 8 हो रही हैं। 8। और दलितों की तो और पिछड़ों की, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की तो बहुत बुरी स्थिति है। मुस्लिमों का तो पूरे देश में ही नफरत से देखा जा रहा है। मुस्लिम का मतलब आज
सीधा सीधा उनका सांसद कह रहा है संसद भवन में, वही है आतंकवादी है, मुस्लिम को तो सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया है उनके सांसदों ने। लेकिन ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, SC ST की बात कर रहा हूं। आज बाबा जी की जाति के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव कर रहे हैं, तांडव। जैसे ही कोई घटना होती है आप देख लीजिए आरोपी कौन निकलेगा, आरोपी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जाति के लोग निकलेंगे। और जितने भी आरोपी निकलेंगे उन आरोपियों के घर पर ना बुलडोजर चलेगा, ना पुलिस जाएगी, ना कुछ होगा। हाथरस की मनीषा वाल्मीकि का कांड सबको याद होगा, किस हद तक चले गए थे उसके आरोपी को बचाने के लिए कि रात में 12 बजे मिट्टी का तेल डाल करके, हिंदू धर्म में कभी भी जो है रात में अंत्येष्टि नहीं होती है और लकड़ियों से अंत्येष्टि होती है। मनीषा वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि समाज की महिला थी, उसको मिट्टी का तेल से डाल करके उसका जो है अंतिम संस्कार रात में 12 बजे किया गया था। क्योंकि आरोपी कौन थे? योगी जी की जाति के लोग। तो जहां जहां योगी जी की जाति के लोग आरोपी होते हैं, मैं एक घटना बता रहा हूं दारूवाला जी, मेरे समाज की घटना है, उसमें भी योगी की जाति के आरोपी थे। प्रजापति समाज के 5 लोगों को जिंदा जलाया गया था, जिंदा, जिसमें एक 17 साल की लड़की थी, एक 15 साल की लड़की थी, एक 50 साल का व्यक्ति था और एक 47 साल का व्यक्ति महिला थी, उसकी पत्नी, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां और एक नाती था 7 साल का। इतनी बुरी निर्मम हत्या की गई थी। और अफसोस की बात यह है प्रदीप जी, उस केस में FIR नहीं हुई थी। FIR खेतासराय उत्तर प्रदेश के अंदर है, 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या हुई थी, वहां भी आरोपी मुख्यमंत्री के जाति के थे। जब कोई घटना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जाति के आरोपी होते हैं, वहां लीपापोती की जाती है। लेकिन जैसे ही आरोपी यादव या मुस्लिम निकलता है, उसके घर पर तुरंत ही बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता है। दूसरा, दारूवाला जी अभी कह रहे थे, और मैं फारूकी जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, आसिफ फारूकी जी को, ये बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की, और मुझे कह रहे थे कि प्रजापति समाज बीजेपी के साथ आए। अरे भाई क्यों आए बीजेपी के साथ आपका? अब तो जागा है, अब तक आपके साथ था, अब जाग गया है। कल बिहार के अंदर 50,000 लोग तो पांडाल के अंदर थे और उससे 2 गुने लोग, आप अपने प्रदेश कार्यालय पर पता कर लीजिए बिहार के, आप कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का तो कार्यालय नहीं है, लेकिन राजद और जदयू और भाजपा के कार्यालय तीनों उस कार्यक्रम से 100 मीटर की दूरी पर थे। और इस वीडियो में भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ भी देखी है मैंने, आप चला रहे हैं तो उस भीड़ को भी दिखा दीजिए कि ये देख लेंगे दारूवाला जी कि बिहार के अंदर प्रजापति समाज जाग चुका है। और 2025 के चुनाव में अगर दारूवाला जी आपने टिकट नहीं दिए, अगर जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिए, तो प्रजापति समाज इस बार वोट की चोट करके आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। ये ध्यान रखिए। 243 विधानसभाएं हैं वहां पर और 40 लोकसभाएं हैं, एक भी टिकट आज तक प्रजापति समाज को नहीं दिया। आज तक वहां एक भी सांसद नहीं बना, आज तक वहां एक भी विधायक नहीं बना, आज तक वहां पर जो है आपने कोई लाभ का पद जिसे कहते हैं, दर्जा मंत्री कहते हैं, माटी कला बोर्ड का, जब आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी वादा कर चुके हैं कि जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार होगी वहां माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा और माटी कला बोर्ड का फंड मिलेगा। तो आप बताइए आखिर आपकी क्या मजबूरी है? बिहार के अंदर माटी कला बोर्ड अब तक नहीं बना। आखिर प्रजापति समाज क्या हिंदू नहीं है? आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप सनातनी की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू, क्या प्रजापति सनातनी नहीं है? क्या प्रजापति हिंदू नहीं है? प्रजापति को हिंदू के नाम पर वोट तो लेते हैं आप लोग, लेकिन प्रजापति समाज को न्याय नहीं देते। ये कौन सा तरीका है? आप लोग 2025 में अगर बिहार के अंदर नहीं देते हैं टिकट, तो समझ लीजिए इस बार बिहार में पूरी तरीके से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, और मैं तो कहूंगा राष्ट्रीय जनता दल का भी विरोध करने का काम प्रजापति समाज द्वारा किया जाएगा। निश्चित रूप से समझ लीजिए, अगर वास्तव में आप सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं तो वादा करिए, निभाइए वादा को, प्रजापति समाज आपके साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं, ऑन द वेट कह रहा हूं कि अगर आप टिकट देंगे तो प्रजापति समाज आपके साथ रहेगा।
दारूवाला साहब आरएसएस के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए, नंबर 2 इंद्रेश कुमार जी के साथी है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, मुस्लिम समाज को जोड़ना और सही रास्ते। दारूवाला साहब, यू हर्ड बोथ, यू हर्ड आसिफ फारूकी साहब एंड डॉक्टर प्रजापति। दारूवाला साहब, हाउ डू यू सी द बीजेपी? मैं जानता हूं 100% आप ये प्रपोजल बीजेपी टॉप कमांड में डाल देंगे, बट आगे जाके किस प्रकार से? आई कम बैक टू व्हाट मोदी जी के आज यात्रा थे वडोदरा में, एक जबरदस्त यात्रा, पूरे पब्लिक जिस प्रकार से दोनों तरफ एंड इंक्लूडिंग कर्नल कुरैशी के फैमिली, टोटल सोफिया कुरैशी के पूरे फैमिली उनके फूलों से बरसात उन पर कर रहे थे। हाउ डू यू सी द विक्ट्री? मोदी जी का आगे जाकर कहना कि ये नॉट ओनली जीत, मैसेज टू पाकिस्तान। हाउ डू यू सी दारूवाला साहब? प्रदीप सर, मैं एक बात आपसे यहाँ पर कहता हूँ, जनता जनार्दन जनमानस आज नेशन नाउ की चैनल को लोग हल्के में नहीं, बहुत सीरियसली लेते हैं। यहाँ पे अरशद फारूकी साहब, प्रजापति साहब ने जो संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जैसा यहाँ पे वक्त गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है। जनमानस का जो अपेक्षा है, यहाँ पे 142 करोड़ जनता, जिसके अंदर 20 से 22 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ प्रजापति समाज के मेरे भाई लोग, और इतने सारे वर्ग इस देश के विकास के अंदर, इस चलते हुए पहिए के अंदर, ये ट्रेन के अंदर मिल के ये देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इसके अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या एक नैरेटिव सेट किया जाता है, क्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने अलाइन नहीं किया, साइडलाइन करके रखा है? ये बिल्कुल गलत है। जितने भी पार्टी के की पोस्ट थे, जो चेयरमैन के पोस्ट थे, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट थे, जितने भी यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल के पोस्ट थे, सेनेट मेंबर्स के पोस्ट थे, वहां पर ये बातें खुल के मीडिया के सामने नहीं आती। मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इतने सारे मुसलमानों को जो 12 साल, 15 साल, 13 साल से ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अकोमोडेट किया गया है। बेशक जैसा फारूकी साहब ने कहा, मैं उनकी बात को नाकारता नहीं हूं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। क्या उन्हें इलेक्ट्रॉन टिकट क्यों नहीं दिया? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा मुस्लिम समाज है ना, यहाँ पे प्रजापति समाज तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है, मगर मुस्लिम समाज जो है ये कारागिरी, पसमंदा, ये इतने पिछड़े लोग हैं, इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए वो किसी की संपत्ति नहीं होती। अगर आप किसी को टिकट दे दे, चलो जो समाजवादी पार्टी में इतने साल से काम कर रहे हैं, उनका तो आप जान सकते हैं। हंसी आ रही है, आपने क्या रीजन निकाला है? मैं खत्म करता हूँ सर, सुनिए ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे मुस्लिम को प्रवाह में लाने के लिए जो 20 साल से मेहनत किए, आज आप चढ़ के देखेंगे, एक जगह 5-5 हजार, 10-10 हजार, इनके उत्तर प्रदेश में अमरोहा के अंदर, लखनऊ के अंदर इतने सारे, इतने एक अंसारी समाज है इनके अंदर जो बेकरी का काम करते हैं। हजारों की लोक संख्या में, तादाद में भारतीय जनता पार्टी से बगैर कुछ मांगे, बगैर कोई आस अपेक्षा के ये लोग आके मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। पूना का मैं बात करता हूँ, ये तो इतना नेशनल डिबेट है, इसके अंदर एकदम छोटा आइसोलेटेड पूना की बात करना ये गलत होगा। एक एरिया यहाँ पे कहते हैं कोंडवा एरिया, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा करते थे, आज वो एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 इतने बड़े ऑफिसेस खुले हैं और 20-30,000 मुस्लिम्स, इतने कट्टर मुस्लिम इलाका है वो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोग जुड़े हैं। तो आप देखो, हवा बदल रही है, बेशक इसको वक्त लगेगा। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सक्सेस रेट है, तो इसके साथ में हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हमारी जो कंधों पे एक जो आप लोगों की आस और अपेक्षा है, ये बढ़ चुकी है। हर डिबेट में आप लोग को भला बुरा कहना, आप लोग ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, ये कहना भी गलत है। मैंने एक डिबेट में कहा था, राजीव गांधी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर, एज अ बच्चा, जैसा मैं बच्चा था ना, इतना गर्व होता था हमारे को जब इंटरनेशनल ऑरा के अंदर, डायस्पोरा के अंदर जब राजीव गांधी जी बात करते थे, तो हमारा सीना गर्व से फूलता था।
इंदिरा गांधी का काम देख के 71 के अंदर जो उन्होंने काम किया, जो अमेरिका को उन्होंने एक धूल चटाई, आज भी उसके कसीदे और कहानी कहे जाती है। तो ये देश जो बड़ा है, एक स्टेज के ऊपर जो आया है, मोदी जी अगर ये देश को आगे लेके जा रहे हैं तो ये एकदम जंप नहीं किया। 44 किलोमीटर अगर रोड आज बन रहे तो कांग्रेस के वक्त 28 किलोमीटर रोड बनते थे, ऐसा नहीं कि रोड नहीं बनते थे। दूर दराज सर, मैं इतना ट्रैवल किया है, कांग्रेस ने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लेके जाने का भी काम किया, सड़क बनाने का भी काम किया, बेशक बहुत तकलीफ में काम किया, मगर कुछ गलतियों की वजह से आज कांग्रेस अगर कुछ विशेष समुदाय को लेकर उनके वोट से खिलवाड़ अगर नहीं करती तो आज शायद नक्शा अलग रहता। यहाँ पे नीतीश कुमार जी, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, आज तो ये न्यूज मिली है हमें, क्या जो इनके बेटे को निकाल दिया, लालू प्रसाद यादव ने उनके बड़े बेटे को निकाल दिया। तो ये जो चेंज है ना सर आ रहा है, बीजेपी अपने मिस्टेक से सुधर के विकसित भारत, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे ने कहा बुलडोजर बाबा ये वो, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकारा है, इसी के अंदर हम भी चेंजेस लाना चाहते हैं। अगर हमारे से गलती हो रही हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मंशा इंडिया को एक सेफ डेस्टिनेशन बनाना है। आजू बाजू में जो गिदड़ है, एक जो नए देश बने हैं विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी विजन, आजू बाजू में जो खतरा है वो खतरे से निपट के इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। उसके अंदर अगर राहुल गांधी जी, अखिलेश जी जो यंग नेता है, अगर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाथ बटाते हैं इस वक्त में, अगर सराहना करते हैं, बेशक विपक्ष है उनका काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का, अगर हमसे कुछ गलती है तो बताने का उनका काम है, हम उससे रिस्पेक्ट करते हैं, ड्यूली हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मगर खाली फॉरेन मिनिस्टर को अलाप शलाप कहना, उसको ट्विस्ट करना, ये इस वक्त के लिए गलत काम हो रहा है। फारूकी साहब, you heard दारूवाला साहब किस प्रकार से बात की। You want to respond to that? I will put a question to you. आज जिस प्रकार पूरे देश में तिरंगा यात्रा हो रहा, तिरंगा यात्रा, विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, जिस प्रकार से मोदी जी का वडोदरा में रैली थे, जहां पर इंक्लूडिंग कर्नल सोफिया कुरैशी के पूरे फैमिली फूल बरसाए उनके ऊपर, एक जबरदस्त एक फीलिंग, एक माहौल बना था। मगर कांग्रेस के सोशल मीडिया वही कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के वक्त पर था फायर और मोदी जी के वक्त पर है सीज फायर। तो ये फायर, सीज फायर, इंदिरा जी, मोदी जी तुलना करना, क्या तिरंगा यात्रा का स्वागत नहीं होना चाहिए? फारूकी साहब। होना चाहिए सर। देखिए, हम जो कांग्रेस पार्टी है वो हकीकत बयानी से काम लेना चाहती है, वो देश को सही ढंग से, सही तरीके से चलाना चाहती है, उनको एक्सपीरियंस है। हम जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते। जनता बहुत सीधी और सिंपल रहती है, आम जनता जो है पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती है। लेकिन बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, वोट गेन करना चाहती है। देश कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, औरतों पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, आप उसका डेटा आप खुद देख लीजिए। सर, मैं एक चीज आपसे सवाल पूछूंगा, मुझको आप भड़काइए मत, क्योंकि मेरे पास इतनी सब बातें बोलने के लिए है। मैं दारूवाला साहब की अभी जो बात सुन रहा था तो मुझको लगा एक बात तो पक्की है, दारूवाला साहब हिंदुस्तान के पक्के सिपाही है, चाहे वो बीजेपी में रहे या किसी और पार्टी में, और वो इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। इनका मन साफ है, लेकिन ये गलत पार्टी में और गलत लोगों के बीच में है, इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। इनको वो कुछ देने वाले नहीं है, और ये चाहते भी नहीं होंगे कुछ, लेकिन ये देश को आगे देखना चाहते हैं। दारूवाला साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने चंद रोज पहले ट्विटर के ऊपर, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे अब एक्स हो गया है, आपके एक एमपी के एमएलए ने जिस तरीके से औरत के ऊपर अत्याचार किया है, मुझको नेशन नाउ के ऊपर वो बोलने को भी वो वाकया नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको नहीं लगता है कि आप जैसे इंसान को उस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए? आपको नहीं लगता है सर? मेरे को खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पहली बात तो क्या आपको वो वाकया मालूम है कि नहीं मालूम है सर? वो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं।
एक इंसानियत जो होती है ना, ये पार्टी से बढ़कर आज हमारे घर में भी महिला है, बीवी, बच्चे, बेटियां है। अगर कोई भी इंसान ऐसा अगर घिनौना काम करता है, तो मैं आपके सामने डंके की चोट पे कहता हूं, वो इंसान, वो पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। उसकी मानसिकता, जो उसकी नीयत है, वो बिल्कुल खोट है। वो इस पार्टी में रो या उस पार्टी में रो, वो क्या सर ये पहला वाकया है? दरिंदर है ना, आपके ये जो एमपी दरिंदर एमएलए वो का जो ये जनावर पहला है ना, वाकया है वो क्या तो सर? कर्नाटक जनावरी में तो देवेगौड़ा करते के रहेगा। पोते ने जो किया, यूपी में कितने एमएलए ने किया, इससे पहले दूसरे स्टेट्स के कितने एमएलए के इस किस्म के घिनौने हुए, ये सारी आपकी पार्टियों में ही क्यों निकलते हैं सर? क्योंकि आप लोग की मानसिकता वैसी हो गई है। आप लोगों के जो नीचे लोग हैं वो इसी तरीके के लोग हैं सर। आप लोग उसमें समझ में नहीं आ रहा है आप लोग किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं। बहु बेटियों की आपकी नजर में इज्जत ही नहीं है सर। आपने जिस तरीके ऐसा से नहीं उसका है, काम ऐसा किया है नहीं ना है। सर, मतलब शर्म आती है। वो आपने नहीं देखा हो तो आइए मैं दिखाऊं सर कि किस तरीके आप उसके बाद कैसे आप बीजेपी के साथ स्टैंड कर रहे हैं सर, ये बताइए मुझको किस तरीके से फारूकी स्टैंड कर साहब, रहे हैं, मैं क्या आपको एक मॉरल है बात क्लियर सर? करता हूँ। प्रदीप जो भाई लोगों के आपने साथ, देखा है कि एक नहीं मिनट देखा सुनिए ना इसको? सर, फारूकी साहब एक सेकंड सुनिए। देखो, इतना बड़ा सवाल आपने यहाँ पे रेस किया है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे जो जानवर है, दरिंदरी जिसको कहते हैं दरिंदर, ऐसे हर पार्टी में है सर। कोई भी पार्टी हो, नहीं 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 समाजवादी सर, हो, कांग्रेस हो, सर सुनिए प्लीज मेरी मैं बात, इसमें लेट मी फिनिश, आपको, लेट मी आप फिनिश। किस सर किस्म से मैं आपने उन्हें क्या एक्शन लिया उन्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनकी मैं निंदा कर रहा सर? हूँ। सर मेरी पूरी सर बात तो आप सुनिए ये सर, बोल के अशोक आगे सर मैं बात आपको सुनिए ना जाने नहीं प्लीज। दूंगा कि ऐसे देखिए, हर कांग्रेस पार्टी का में एक है प्रॉब्लम ये है कि आप हादसा। लोग देखे राहुल जी सुनने की उठा के सच्चाई सर नहीं उठा के रखते। फेंक देगा मेरा लीडर, वो इतना क्लीन और क्लियर है। हमारी हाँ, ये सब 100%। चीजों में बहुत ही क्लियर पॉलिसीज है सर। आप लोग लेके इस तरीके से, आप लोगों के वहाँ वॉशिंग मशीन है सर, जो आपके पास आ गया वो दूध का धुला हो जाता है। आप लोग सर बोलने के काबिल नहीं है एक सर। मिनट, मैं मुझको एक तो घिन आ रही करप्शन है, एक अलग विषय मेरा है, एक अंदर अलग से विषय है, खौल रहा है सर। इन्वेस्टिगेशन मैं एक अलग विषय है। मगर जो लोग ऐसा घिनौना काम करके आते हैं, मैं पार्टी से बढ़कर आज कह रहा हूं, इससे हमारी गर्दन जो है ना, गर्दन, उससे हमारी गर्दन शर्म से झुकती है। पार्टी हाईकमान उन्हें उठाकर उसी वक्त क्यों नहीं फेंक के देता, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। उसे प्रोटेक्ट करने के एवज में अगर हम खुद ऐसे लोगों को उठाकर खुद जेल में अगर डाले, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होएगा। क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए कार्यकर्ताओं में, तुम कितने भी वोट लाओ, तुम कितना भी पार्टी के लिए करो, मगर अगर तुम क्रिमिनल है ना, तो इस पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मगर मैं कहता हूं, एक फोर्स है, एक फोर्स है ना सर, काम करता है, देखता है कि पार्टी के अंदर जो हम लोगों को ला रहे, वो क्या इमेज के हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। कभी कभी सर गलती हम लोग से भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सर सकट लोग दूध से धुले साफ है। कुछ कुछ क्रिमिनल्स है, कुछ कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हो जाता, उसके वजह से पार्टी का नाम अपने देश में खराब हो जाता, और उसे प्रोटेक्ट करते करते, उसमें करते करते सर और गलती होती है। अगर ये गलती को उसी वक्त वो पार्टी से निकाल के फेंक दे, और अगर शासन है, पुलिस है, जो हमारे देवेंद्र फडणवीस करते हैं, बाय द वे आपको मैं कहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ना नो नॉनसेंस सरकार है। वो अगर ऐसा कोई करता है ना फालतू काम, तो डायरेक्ट फोन उठा के कमीशन को फोन लगाते, बोलते उसे उठा के, अगर हमारा भी पार्टी का है तो उसे उठा के अंदर डाल दो। सर पोर्च का केस अगर आप जानते रहेंगे अरशद भाई और प्रजापति मेरे को जी, बताइए आपको नहीं सर, मालूम प्राइम होगा, मिनिस्टर पूना बड़े में कि केस हुआ था देवेंद्र सर, उसके फडणवीस जी पूरे बड़े? खानदान को उठा के, इतना बड़ा 10,000 करोड़ का वो बिल्डर था, कुछ भी नहीं उठा के, आज भी वो लोग 1 साल हो गया जेल के अंदर है। जो जो अधिकारी ने उनको मदद किया सर, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ है जो इतने सख्ती से पेश आ रहा है। कमिश्नर कहता है कौन सा गुंडा है, आओ मेरे सामने, उसके ऊपर ताड़ा, पोस्को, किसे मौका जैसे केस महाराष्ट्र के अंदर। मैं मानता हूँ क्राइम हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित नहीं है, महिला रास्ते पर एकदम डर के चलती है, मगर ये चेंज आना जरूरी है। हम बेशक कैपिटल पनिशमेंट नहीं ला सकते,
डेमोक्रेसी के अंदर उसके तरीके से, जुडिशरी के तरीके से हमको चलना है, मगर नो नॉनसेंस पॉलिसी। जिसने भी कमिश्नर को फोन किया चाहिए ऐसा ऐसा आदमी इसने गुनाह किया, ये मेरा आदमी है, वो फोन रिकॉर्ड करके सर उसी के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। मैं कहूंगा फारूकी साहब, विश्वास करिए, ये पहल महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है और शायद ये आपके इंडिया में रेप्लिकेट होना चाहिए और आम जनता का विश्वास ये सरकार के ऊपर बढ़ना जरूरी है। लोगों ने मतदान दिया है, उनकी हमारे से अपेक्षा है, आस है, वो आस में कोई भी पार्टी हो, वो आस में वो पार्टी खरा उतरना चाहिए, क्योंकि एक चीज है, कर्मा है, उसके ऊपर अल्लाह है, परमेश्वर है, भगवान है, वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे। या तो बच जाएंगे, यहाँ पे फारूकी साहब को, राजीव सर को, हम प्रजापति साहब को कुछ भी अनाप शनाप बोल के बच के घर चले जाएंगे। मगर एक बात ध्यान में रखना है, जो भी जाता है वो वापस घूम के आता है। वो जिसके दिल में डर है उसी ने पॉलिटिक्स में आना है, उसी ने सही काम करना है, वरना ये देश का भविष्य अंधार है। फारूकी साहब, जस्ट गो टू प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, एक क्वेश्चन लास्ट में आते हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे यूपी को लेके जा रहा हूं। बाबा तमेश्वर नाथ का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर अब बनाने वाला है बाबा तमेश्वर नाथ जी के, और आगे जाके जो अमृत स्टेशन, तो विकास की तरफ जा रहा है मिशन 27 योगी आदित्यनाथ। मगर अखिलेश यादव जी ने कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जाते हैं कास्ट और धर्म का कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कुछ कहेंगे इसके बारे में प्रजापति साहब? देखिए, जाति जनगणना पहले से ही समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग रही है। माननीय नेताजी जब थे, श्रद्धेय नेताजी, तो हमेशा उन्होंने जाति जनगणना पर बात की, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर इस देश के अंदर लागू हुई, आज अगर ओबीसी को हक अधिकार अगर मिल रहा है, पिछड़ों को अगर चारपाई मिल रही है, तो ये माननीय नेताजी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। 1 ट्रिलियन की पुल कितने जीरो होते हैं, हमारे अखिलेश यादव जी ने कई बार पूछा है, शायद प्रधानमंत्री जी को यही नहीं पता होगा। तो इस देश के लिए ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो बस जाते जाते, क्योंकि मुझे 8 बजे कहीं इसलिए मैं बस जाते जाते दारूवाला जी और मैं तो निश्चित रूप से ये कहूंगा, ये झूठे वादे ना करें, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले भी इन्होंने मुझसे कुछ वादा किया था, तो उस पर कोई कार्य नहीं करते। शैलेश पांडे जी बोल करके चले गए, दारूवाला जी बोल के चले गए, कोई कार्य होगा तो निश्चित रूप से आगे चल के मैं आगे बात करूंगा इनसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दारूवाला साहब एंड आसिफ फारूकी साहब, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन ऑन द रेंज बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आसिफ फारूकी साहब से पहले पूछता हूं, सो दारूवाला साहब कैन वाइंड इट अप। आसिफ फारूकी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी का यह चैलेंज है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 इन 2030 तक फडणवीस साहब कह रहे हैं कि आई विल गेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना। मगर आज जिस मुंबई में जिस प्रकार से मेट्रो रेल अंडरग्राउंड में पूरा पानी भर गया, पूरे मुंबई कोलाबा से लेके सब जगह बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां नए नए काम हो गए वहां पर पूरे पानी में डूब गया, किस प्रकार से देखते हो? ये सिर्फ बोलबाल है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट साथ साथ जो चीज होना चाहिए फंडामेंटली वो नहीं हो रहा है। फारूकी साहब। हाँ सर, डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंटरनेशनल डिमांड है, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबली वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ के ब्रेन बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड वाइड है, और यहाँ जनता चाहती है, इंटेलेक्चुअल्स है, पढ़ा लिखा है, यहाँ का बेस अच्छा है। हमारे पास में जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने बहुत मेहनत की है, इंक्लूडिंग ये गवर्नमेंट भी मेहनत करना चाहती होगी, लेकिन सर ये गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम करती है, बड़े बड़ी चीज़ों को दिखाने के लिए काम करती है। अटल सेतु पे इतना बड़ा ब्रिज बना, आपने पिछली बार भी यहाँ पे हम लोग बोल के गए कि क्रैक्स आ गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि आइंदा आगे आने वाली दिनों में ये अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोल रहे हैं तो वो 1 नहीं कल 1.5 की हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल डिमांड है सर। और ये इंडिया एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे और ऐसे टाइम में है कि ये इकोनॉमी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आप महंगाई देखिए,
आप यहाँ का डेवलपमेंट देखिए कि हम लोग क्या क्वालिटी दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया पानी भर गया ट्रेन के अंदर, वो मेट्रो के अंदर, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सर, और हम लोगों को उसका भुगतान जनता को एक एक देना पड़ेगा। जो महंगाई हम लोग पैसा आज दे रहे हैं, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आप ये बताएं सर, आपकी बीवी को जाके आप बोले कि कल से मेरी सैलरी जो है, मेरी कमाई जो है 4 गुना बढ़ गई, वो बोलेगी आपकी 4 गुना बढ़ गई लेकिन 6 गुना जो है खर्चा बढ़ गया, तो आपका ये महंगाई, ये जो इनकम है उससे क्या फायदा हुआ? यही हमारे इस देश का हाल हो रहा है। और मेरी दारूवाला साहब के थ्रू और इस चैनल के थ्रू बीजेपी गवर्नमेंट और इस सत्ता वाली गवर्नमेंट को यही बोलना होगा कि मेहरबानी करके इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, वरना हम कोलैप्स हो जाएंगे। Final word, Daruwala Sahab, the final word. You admire Devendra Fadnavis as a leader, as a chief minister. His dreams of $1 trillion economy, 2030, 2047, $5 trillion economy. But क्या हाल है मुंबई का? पुणे का भी वही हाल है दारूवाला साहब। पूरे महाराष्ट्र में every city is suffering. दारूवाला साहब, ये जो फ्यूरी ऑफ द नेचर है, जो बारिश है, इतना फियर्सफुल है, इसे एंटिसिपेट मैं तो नहीं लगता 100 साल में किसने किया है। जो हो रहा है, जो 2006 में भी आपको याद है क्या, जो पूरा बॉम्बे स्टैंड स्टिल हुआ था, ये एक बॉम्बे का एक मिसफॉर्च्यून है कि ऐसे आइलैंड के ऊपर है कि सारा पानी जो है, जब वो भर्ती का वक्त होता है, अगर उस वक्त में अगर इतनी जोर की बारिश होती है तो पानी सिटी से बाहर नहीं निकलता। ये एक मिसफॉर्च्यून है, आज बॉम्बे ये हमेशा विटनेस किया है। मगर जो एक इतना बड़ा एक वर्टिकल ग्रोथ जो हुआ है, इतना सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, इतना लोगों ने चिपक चिपक के जो घर बनाए हैं, सर ये तोड़ना, इसको सेट राइट करना, ये एक इतना बड़ा टास्क है सर। ये सुन के कभी कभी रात को ठंडी बजकर आती है सर, ये क्या होएगा। मुझे किसी ने कहा था कि ये बॉम्बे कैसा चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा कैबिनेट दर्जे का मंत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो बोला था ये तो ऊपर वाले अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है। ये जो इंडिया का, जो इन्होंने कहा ना फारूकी साहब ने, इंडिया का एक जो भाग्यशाली है, जो कोविड से, कोरोना से जो बाहर निकला, वो मोदी जी का तो एक मदद का एक हाथ था। सरकार आपके सिर्फ मुंह तक निवाला ला सकता है, खाने का और उसको पचाने का ये काम हमें ही करना पड़ता है। सरकार सिर्फ एक छोटी मदद आपको कर सकता है, मगर वो मदद को सोने में बदलने का काम ये भारतीय नागरिक कैसा करना है वो जानता है। आज इंडिया जो उभर के आज नंबर 4 पे आ रहा है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ रहा है, बेशक फारूकी साहब ने जो कहा, मैं उससे 100 गुना समर्थ हूं, और मैं ये बात को मानता हूं कि भारतीय नागरिक में जो क्षमता है ना सर, ये ऐसे ही अगर ये गवर्नमेंट ने ठीक ठाक काम किया ना सर, नंबर 1 पे आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इतना मेहनती लोग, इंडियन लोग इतने मेहनती है, इतना ब्रेन है, इतनी कला इन लोगों के हाथ में है। सिर्फ अगर आप करप्शन को बाजू निकाल देना सर, करप्शन को, और एक एक जो हिंड्रेंस है, एक एक ऐसे लॉ है जिसके अंदर उन्नति जो है, इसको एक एक रोक ठोक आती है। ये कुछ चीजें जो है ना, जो मोदी जी बोलते ना, आज मैंने आपके 100 ऐसे कायदे हटा दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सर मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी और उनकी विचारधारा से योगी जी और देवेंद्र फडणवीस जी अगर ये सरकार को आगे लेके जाते हैं ना सर, इंडिया को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका श्रेय केवल और केवल जाके नागरिकों को जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि उन्होंने इनकी ईज ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये करने का प्रयास किया करके मैं मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से जो बरकत है, और इंशाल्लाह 2047 तक वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया बन के रहेगा। दारूवाला साहब, आप प्रोग्राम में सबको इनवाइट करते रहते हो, आप प्रजापति साहब को इनवाइट किया, आप बीजेपी आरएसएस ज्वाइन कर लो, आप आसिफ फारूकी साहब को कुछ कहेंगे? बिकॉज बहुत सारे चीज आसिफ फारूकी साहब ने आपसे कहा। He said you are the wrong party. You're a nice man. You got a nice heart, Daruwala साहब. But he said you're the wrong party. You ऐसा नहीं है सर, मैं कहता हूँ आपको थोड़ा नहीं, क्या एक स्ट्रैटेजी को लेके चलना है आपको। एक मैं कहता हूँ, यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, ये देश की जो डेमोग्राफी है, इसके अंदर सिर्फ वोट है जो है ना, वोट आज जो है ना 60% जो सनातनी वोट है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना सर, वो माइनॉरिटी वोट है, और वो माइनॉरिटी वोट को लेके कांग्रेस हमेशा खेलता है।
मगर ये जो एक मिथ है ना, ये अब टूटते जा रहा है सर। मुस्लिम वोट डोमिनेंस जो कांग्रेस अपना बाला किल्ला समझता था, वो वहां से बिखरते बिखरते आज 4% से 7% पे आया है। जिस दिन वो 10% पे आएंगे ना सर, और वो लोग जब जाग जाएंगे, और जब वो लोग ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू करेंगे ना सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इंडिया में कोई भी पार्टी उनके खिलाफ खड़ा रहने में सक्षम रहेगी। ये एक डेमोग्राफी है, एक स्टडी है। ये मैं कोई फिलोसोफर नहीं है, मैं कोई यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मगर एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट। और ये शिफ्ट मोदी जी ने कर दिया है। आरएसएस की यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत है। घर घर जाके जो हिंदू वोट नहीं देते थे उनको बाहर निकाला, और वो मैजिक हम लोग ने आज लोकसभा में और महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने देखा है। और ये शिफ्ट अब जो एक दरार है, ये खत्म होते जा रहा है। और मुस्लिम्स जानते हैं, अगर सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो कॉर्पोरेशन में भी अगर बीजेपी आता है, तो एक काम करने का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ है ना, ये देश आगे बढ़ेगा। और छोटे मोटे जो काम है मुसलमानों के, वो होकर रहेंगे। You want to respond to that, Faruqi साहब, before we conclude the program? Faruqi साहब, एक छोटा मेरा स्टडी है सर ये। हाँ, दारू वाला के स्टडी पे कुछ बात करेंगे फारूकी साहब बिफोर वी वाइंड अप? सर मैं एक ही बात कहूंगा, बीजेपी दारूवाला साहब हर कुछ जानने के बाद भी सत्ते के लिए ये लोग किसी का कुछ भी कुर्बान कर देंगे, औरत की इज्जत लूट लेंगे, घर की किचन की महंगाई बढ़ाएंगे, आदमी की नौकरी ले लेंगे, उसके वहाँ ईडी पीडी भेज देंगे, उसके बच्चों के सामने उतार देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके की नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश का हित चाहती है, कल्चर चाहती है, डिसेंसी चाहती है। इनके वहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, एक दूसरे पड़ोसी को लड़ा देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, शरद पवार और पवार से पवार को लड़ा देंगे। कांग्रेस और बीजेपी की तो दूर की बात है। लेकिन मैं सर एक ही शेर के साथ ही आपकी ये पूरी बात खत्म करूंगा। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो सर हम लोग मोहब्बत के लिए काम कर रहे हैं, और ये लोग लड़ाई के लिए, दिलों में नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। यही फर्क है सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ali Daruwala Saab. Thank you so much, Asif Faruqi Saab. Thank you for being on the program. Thank you. It was a very enlightening discussion. A very enlightening discussion. And as we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And the right to life, liberty, and pursuit of happiness. And fraternities concern eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." That's to subscribe to Nation Now. Click on that particular icon. You click to the fastest growing channel in the nation, Nation Now. The fastest growing channel in the nation, Nation Now. And as I always end saying that it is the fundamental duties of all political leaders and political parties that they come together to protect and nurture the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the nation survives, the Constitution survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center. Nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.